हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। एकेडमिक ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर रियल नंबर, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ। तो बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इन योर माइंड, जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि सर ये फंडामेंटल क्या होता है। तो फंडामेंटल को बच्चे अगर मैं आपकी भाषा में समझाऊं तो फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक। बेसिक मतलब जैसे कि ये आपको मिलना ही है, मिलना किसी भी हालत में ये मिलना है, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। राइट, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या मिलता है, एक फंडामेंटल राइट दी जाती है, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम। ये राइट क्या है, आपका अधिकार है, इस पे आपका क्या है, कब्जा है, आपको इससे कोई नहीं छीन सकता। तो सेम बच्चे क्या होते हैं, मैथ्स में भी नंबर के साथ कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं जिसको आप कभी भी क्या कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते। वो सारे नंबर्स पे क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। राइट, तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज दैट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मींस व्हाट। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का मतलब होता है मेरे बच्चे कि जो दुनिया में जितने भी कॉम्पोजिट नंबर हैं, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड आया कॉम्पोजिट नंबर। तो सबसे फर्स्ट मैं आपको समझाता हूं कि कॉम्पोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर क्या होता है, देन आफ्टर इसकी बात करेंगे। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स ऑलरेडी आपने प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन फिर भी एक बारी मैं दोबारा से डिस्कशन कर देता हूं। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके फैक्टर एक से ज्यादा होंगे, ठीक है। दोज नंबर हुज फैक्टर इज मोर देन वन और इटसेल्फ। ऐसा कह सकते हैं दोज नंबर्स हुज फैक्टर्स आर मोर देन वन, एक से क्या होगा, ज्यादा होगा, और इटसेल्फ। राइट, यानी दैट इज, आप इसको क्या कह सकते हैं, ऐसा नंबर जिसके फैक्टर दो से ज्यादा होंगे, सीधी बात है, ठीक है। मोर देन दैट इज मोर देन टू फैक्टर। कितने फैक्टर, दो फैक्टर, यानी दो से ज्यादा फैक्टर होंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा मेरे बच्चे, कॉम्पोजिट नंबर कहलाएगा। एग्जाम्पल जैसे आप देख लो, कॉम्पोजिट नंबर क्या, 4 लिया आपने, 6 लिया, 6 के बाद आपने क्या लिया, 8 लिया, उसके बाद आप क्या कह सकते हो, 9 कह सकते हो। तो ये सारे नंबर क्या है, आपके कॉम्पोजिट नंबर है। अब चेक कर लो ना, 4 के फैक्टर को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2, 4 इंटू में 1, 1 इंटू में 4, ये 3 फैक्टर आ गए तो मोर देन 2 हो गया। राइट, तो इसका मतलब क्या, ये कॉम्पोजिट नंबर है। 6 को लिखो आप 2 इंटू 3 लिख सकते हो, 3 इंटू 2 लिख सकते हो, 1 इंटू 6 लिख सकते हो, 6 इंटू 1 लिख सकते हो। तो यानी कहने का मतलब इसके फैक्टर्स कितने हो गए, दो से ज्यादा। तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाया, आपका कॉम्पोजिट नंबर कहलाया। अब बात आती है बच्चे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसके फैक्टर 1 और इटसेल्फ होगा। दोज नंबर, ठीक है, हुज फैक्टर इज ओनली 1 और इटसेल्फ। राइट, ऐसा नंबर की फैक्टर नॉट मोर देन 1, ठीक है। दोज नंबर हुज फैक्टर इज नॉट मोर देन 1, यानी एक से ज्यादा नहीं होगा। दैट इज नॉट मोर देन 1 और इटसेल्फ, दैट इज ओनली 2 फैक्टर्स, यानी 1 को भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन आप कह सकते हैं दैट इज ओनली 2 फैक्टर्स, यानी 2 फैक्टर्स उसके होंगे। यानी जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने लिखा 2, 3, 5, 7, 11 एक्सेट्रा, ये सारे के सारे नंबर क्या है बच्चे, प्राइम नंबर है। इसको चेक करके दिखाता हूं। 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 1, 1 इंटू 2, यानी इसके फैक्टर दो से ज्यादा नहीं हो सकते, कहने का मतलब 1 और इटसेल्फ। राइट, अपने आप से या फिर एक। अब 3 को क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 3, 3 इंटू 1। सेम कहानी 5 को क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 5, 5 इंटू 1। 7 को क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 7 एंड 7 इंटू में 1। तो दीज आर द प्राइम नंबर्स। ये कैसे नंबर हैं बच्चे,
प्राइम नंबर्स हैं। तो समझ में आ गया यहाँ पे, कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे पूछने वाली बात एक और होती है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कि इवन नंबर कौन सा है जो प्राइम नंबर है। तो आप देखो 2 एक इवन नंबर भी है और वो प्राइम नंबर भी है। अगर आप इसके फैक्टर्स को निकालोगे तो 1 और इटसेल्फ होगा। तो दिस मीन्स व्हाट, दीज नंबर आर कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड ऑल्सो दिस इज द पार्ट ऑफ इवन नंबर। राइट, क्लियर है यहाँ पे? तो कॉम्पोजिट नंबर और इवन नंबर की बात समझ में आ गई। कॉम्पोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स मोर देन 2 होगा, यानी कहने का मतलब मोर देन 1 होगा और इटसेल्फ होगा, तो वो आपका कॉम्पोजिट नंबर कहलाएगा। जैसे ये सारे नंबर, इसके फैक्टर को देख लो, एक से ज्यादा फैक्टर्स हैं। अब ये आपका प्राइम नंबर, इसमें क्या होता है कि ऐसा नंबर जिसके फैक्टर 1 और इटसेल्फ यानी 1 होगा और अपने आप से उसका डिवीजन होगा, तो वो नंबर क्या कहलाएगा बच्चे? प्राइम नंबर कहलाएगा। इसके एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11 एंड डॉट डॉट एंड सो ऑन। तो दीज आर द नंबर्स is included in the part of prime numbers and these are the number that included in the composite number. right, यहाँ पे क्लियर है ये बात? तो चलिए स्टूडेंट्स, पहले आप इसे नोट करिए, फिर मैं बात करूंगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में। राइट, यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ रही है बात? चलिए ठीक है, आप इसे नोट करिए। अब बच्चे, मैं बात कर रहा था आपसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में। मैंने अभी क्या बोला आपसे कि आपके पास जितने भी कॉम्पोजिट नंबर हैं, यानी दुनिया में जितने भी कॉम्पोजिट नंबर हैं, आप उसको क्या कर सकते हो? आप उसके फैक्टर्स को प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हो। यानी दोबारा से मैं बोलता हूं कि दुनिया में जितने भी कॉम्पोजिट नंबर हैं, आप उसके फैक्टर्स को उसके प्राइम फैक्टर के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हो। इसका जो एक्सप्रेशन होगा मेरे बच्चे, वो क्या होगा? यूनिक होगा, लेकिन उसके प्लेसेस क्या हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं। चलिए, इतनी बात जो मैंने अभी आपको बताया समझ में नहीं आया सर, तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं, इसके थ्रू हम देखते हैं, फिर उसे समझते हैं। आपको क्या कहा? मैंने कहा कि दुनिया में जितने भी कॉम्पोजिट नंबर है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने कॉम्पोजिट नंबर 80 ले लिया, इसका प्राइम फैक्टर निकाला मैं, तो क्या मिला? 240, 220, 210, 25 एंड 5 1 जो 5। यानी मैं इसको फैक्टराइजेशन को अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा? 2 पावर में 1 2 3 4 एंड 5 पावर में 1। तो अभी मैंने आपको क्या सिखाया बच्चे? मैंने कहा आपके पास जितने भी कॉम्पोजिट नंबर हैं, उसके फैक्टर्स को प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल के फॉर्म में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो देखो 2 आपका क्या है? एक प्राइम नंबर है, और 5 भी आपका क्या है? प्राइम नंबर है। तो आपने 80 के फैक्टर्स को उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के मल्टीपल के फॉर्म में क्या किया मेरे बच्चे? लिख दिया। तो दिस इज द पॉइंट। इसी बात को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है। और दूसरी बात, इसका जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा? यूनिक होगा। यानी कहने का क्या मतलब कि एक्सप्रेशन यूनिक होने का कि 80 इसका जो फैक्टर अगर आप निकालोगे तो 2 पावर में 4 और 5 पावर में 1, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं आएगा। तो इस बात से क्या साबित होती है मेरे बच्चे? इस बात से ये साबित होती है कि ये जो फैक्टराइजेशन, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन आपने लिखा है, किसका लिखा है? कॉम्पोजिट नंबर का। वो एक यूनिक नंबर है, वो एक यूनिक एक्सप्रेशन है। राइट, अब इसमें एक चीज हो सकती है बच्चे कि इसका प्लेस क्या कर दो, आप आगे पीछे कर दो। यानी इस बात को तो आप ऐसे भी कह सकते हो, और 5 पावर में 1 पहले लिख लो, 2 पावर में 4 बाद में लिख लो। तो दिस इज पॉसिबल, बट ये जो इनका जो एक्सप्रेशन है वो क्या होगा? यूनिक होगा। तो यानी यहां तक ये बात क्लियर होगी? समझ में आ गया? कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ पे? चलिए, अब ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल यानी जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मैंने बोला अभी, मैं उसको एक वर्ड में लिख देता हूं। ठीक है, तो इस बात का क्या कंक्लूजन निकलता है कि दुनिया में जितने भी कॉम्पोजिट नंबर हैं, उन सारे कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल के फॉर्म में आप लिख सकते हो। उसका जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा? यूनिक होगा। और दूसरी बात, उसके प्लेसेस क्या हो सकते हैं? चेंज हो सकता है, यानी उसका ऑर्डर क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, यानी ठीक है, एवरी कॉम्पोजिट नंबर
every composite number can be expressed as a factor of factors of prime factors, यानी उसके फैक्टर्स को आप प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो. इट्स एक्सप्रेशन इज यूनिक. वो क्या होगा मेरे बच्चे? यूनिक होगा. बट क्या बोला मैंने? बट ऑर्डर कैन बी चेंज्ड. ऑर्डर को क्या कर सकते हो आप? चेंज कर सकते हो. तो यही आपका क्या कहलाता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहलाता है. तो दिस इज ऑल अबाउट. एग्जाम में क्या होता है बच्चे, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं और मैं इस वीडियो में बेसिकली आपके साथ में डिस्कशन करूंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस क्या किया जाता है, पूछा जाता है. इससे रिलेटेड, किससे रिलेटेड? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से. तो आपको बात क्लियर आ गई समझ में? तो यानी इस बात को अगर आप अपनी भाषा में समझे, मैं हिंदी में लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं कि आपके पास जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, आपके पास जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं, राइट, उनके फैक्टर्स को आप प्राइम फैक्टराइजेशन के मल्टीपल के फॉर्म में क्या कर सकते हैं? मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, उसको मल्टीपल के फॉर्म में क्या कर सकते हैं मेरे बच्चे? लिख सकते हैं. और उनका जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा? वो यूनिक होगा. क्या होगा? यूनिक होगा. लेकिन बट जो उनके उस फैक्टराइजेशन में जो डिजिट का प्लेस है उसे आप इंटरचेंज कर सकते हो. बट प्लेस कैन बी इंटरचेंज्ड या फिर अरेंजमेंट कैन बी इंटरचेंज्ड. राइट. तो यही आपका क्या होता है बच्चे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता है. यानी एक चीज मैं अगर आपको समराइज करके बताऊं तो आप पिछली क्लास में भी आपने किया था ये बात. आपने बहुत सारे नेचुरल नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला था, लेकिन आपको पता नहीं चला था कि ये थ्योरम होता भी है. अभी आपको क्या चल गया? पता चल गया कि ये थ्योरम होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होती है. तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझाया. इसमें आपके एग्जांपल्स आगे. एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर्स. इट्स एक्सप्रेशन इज यूनिक बट ऑर्डर कैन बी चेंज्ड. यानी जितने भी कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बारे में डिस्कशन किया मैंने आपके साथ में, तो यानी इसको मैंने लैंग्वेज में भी आपकी भाषा में क्या किया? लिख दिया. तो यही बात क्या कहलाता है मेरे बच्चे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहलाती है. अब जितने भी नेचुरल नंबर हैं, यानी दुनिया में जितने भी नेचुरल नंबर हैं, इन सभी नंबर को आप क्या कर सकते हो? उसको आप प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल के फॉर्म में क्या कर सकते हो? लिख सकते हो. राइट. और वो जो एक्सप्रेशन होगा वो यूनिक होगा. लेकिन एक बात हो सकती है कि इसका जो प्लेस हो सकता है वो इंटरचेंज कर सकता है. क्लियर है? कोई दिक्कत? एमसीक्यू बना लोगे आराम से, बहुत ही आसानी से जवाब देना. चलिए स्टूडेंट्स, इसे आप नोट करिए. देन फर्दर वी प्रोसीड टू मूव ऑन सम एग्जांपल्स. इससे रिलेटेड जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं उसे डिस्कशन करते हैं, फिर हम आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे. तो चलिए नोट करिए. स्टूडेंट्स, हमारे पास में एक क्वेश्चन है इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को समझने के लिए, और अच्छे तरीके से हम इस क्वेश्चन की मदद से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को समझेंगे. कहता है कंसीडर द नंबर 4 पावर में n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर. चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 पावर में n एंड्स विद डिजिट 0. यानी कह रहा है कि आप बताइए कि कोई ऐसा नंबर जो 4 के पावर में उस नंबर को रखने के बाद उसका जो वैल्यू आए उसके एंड में
जीरो होगा। यानी क्या कहना चाह रहा है ये आपसे कि 4 पावर में n आप लिखोगे तो यहाँ जो वैल्यू पुट करोगे वो किसके बराबर में आ जाएगी, 0 के बराबर में। और ये जो n है आपका वो किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो स्टूडेंट्स पहले इस चीज को समझाने से पहले मैं एक कंसेप्ट आपको बताता हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और ये इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड्स में कई बार पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कहता है क्या कि किसी भी नंबर को जीरो लाने के लिए, किसी भी नंबर के एंड में जीरो लाने के लिए उस नंबर का जो प्राइम फैक्टर्स होगा वो 2 और 5 के मल्टीपल के फॉर्म्स में होंगे। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर किसी नंबर को आप क्या करना चाहते हो, उसके एंड में जीरो लाना चाहते हो, तो उसका जो फैक्टर्स होगा, उसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो 2 और 5 के मल्टीपल्स के फॉर्म में आए होंगे। नहीं आया समझ में? चलिए इस बात को मैं समझाता हूं, दोबारा से एक नोट लिख देता हूं पहले, उसके बाद और अच्छे से समझाऊंगा। आप ऐसे कहेंगे, इफ एनी numbers want to end with 0, यानी कोई भी नंबर एंड कहां से होना चाहता है, 0 से होना चाहता है, ठीक है। देन their prime factorization will be in the form of 2 पावर में n and 5 पावर में n। यानी उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए वो किसके मल्टीपल में होना चाहिए, विल बी इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n और 5 पावर में m, वेयर n and m आर नेचुरल नंबर। ये आपके कौन से नंबर होंगे बच्चे, नेचुरल नंबर होगा। तो ये बात आपको क्लियर है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत हो रही है कहीं पे? नहीं हो रही है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी नंबर वो 0 उसके लास्ट में तभी आएगा जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के जो फैक्टर्स होंगे उसमें 2 और 5 के मल्टीपल्स होंगे। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल कि वो उसके लास्ट में क्या आ जाए, 0 आ जाए। क्लियर है ये बात? अब देखिए, अगर आप इसके फैक्टर को निकालते हैं, 4 पावर में n है, इसके फैक्टर्स को अगर आप निकालते हैं तो 4 का फैक्टर क्या होता है 2 into 2, यानी आप इसमें क्या लिख सकते हैं, 2 पावर में 2n लिख सकते हैं। तो यहां क्या क्लियर हुआ आपका, तो 2 पावर में n तो मिल गया, क्या मिल गया आपको, 2 पावर में n तो मिल गया, लेकिन क्या आपको 5 के इसके फैक्टर्स में 5 मिले? नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास में कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका 4 पावर में आप n रखोगे, कोई भी आपके पास में ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो वो क्या आ जाए, 0 में आ जाए। क्यों ऐसा नहीं होगा? क्योंकि आपको पता है कि उसके फैक्टर्स 2 और 5 के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो दैट्स व्हाई द रीजन बिहाइंड इट दिस इज, ठीक है, check the number, consider the number where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4 power में n ends with the digit 0। तो आप कहोगे कि there is no value of n where 4 power में n ends with digit 0। कोई भी वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके फैक्टर्स में 5 शामिल नहीं है। आप ये भी बात अपने सॉल्यूशन में क्या कर सकते हो बच्चे, लिख सकते हो। तो यहाँ पे फैक्टर तो ये आ गया लेकिन 5 तो नहीं आया, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, hence there is, ठीक है, no value of n, कोई भी वैल्यू नहीं होगा for which 4 पावर में n ends with digit 0 से खत्म होगा, कोई बात नहीं है। तो मेनली इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट बात थी बच्चे वो क्या था कि किसी भी नंबर के लास्ट में 0 लाने के लिए वो नंबर के फैक्टर्स 2 और 5 के मल्टीपल्स के फॉर्म में होना चाहिए, अदरवाइज
वो नंबर के लास्ट में, उस नंबर के लास्ट में 0 नहीं आएगा। चलिए स्टूडेंट्स, राइट डाउन द क्वेश्चंस, देन आफ्टर एक और एग्जाम्पल करेंगे ताकि इस क्वेश्चन को और बेहतर तरीके से हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए आप इसे नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे 4 पावर में n, तो मैंने आपको बता दिया वो एग्जाम में पूछ सकता है, 6 पावर में n, 12 पावर में n, 8 पावर में n। तो इन सभी नंबर को क्या करना है, आपको सेम कंसीडर करनी है। क्या बात आपको ध्यान में रखना है कि उसके फैक्टर्स क्या होना चाहिए, 2 पावर में n और 5 पावर में m के मल्टीपल्स के फॉर्म में होना चाहिए। अगर ये दोनों नंबर उसमें शामिल है तो वो नंबर 0 से एंड होगा, अदरवाइज बाकी के कोई और नंबर नहीं होंगे। तो चलिए फंडामेंटल थ्योरम से अब दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं बच्चे। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है कि आपको HCF और LCM निकालना है, किसकी मदद से, प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास में, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20। फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 6 and 20, 6 और 20 के बीच में, किससे, विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या फिर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा एक चीज बताओ बच्चे, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपने पिछले साल ऐसा किया था, लेकिन वहां पे आपने जाने अनजाने में किया था और आपको पता नहीं चली थी ये बात, लेकिन अभी ये बात पता चल रहा है कि ऐसा भी कुछ फंडामेंटल होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अभी आपका नॉर्मल 10th क्लास में भी बहुत कम एप्लीकेशंस इसके बताए गए हैं, आगे सीनियर क्लास में काफी इसका एप्लीकेशन है, राइट। तो देखते हैं कि फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से आपको HCF और LCM निकालनी है। तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, किस किस का है हमारे पास में, 6 and 20 का। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 3 जा 3 1 जा, एंड 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा। यानी मैं अगर इसको लिखूं 6 को, तो 6 को कैसे लिख सकता हूं, 2 पावर में 1 और 3 पावर में 1, पावर के फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, इन दोनों का, यानी इसको लिखे 20 के बराबर में आप क्या लिख सकते हो मेरे बच्चे, 2 पावर में 2 और 5 पावर में 1 लिख सकते हो। तो ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपने निकाल लिया, यानी प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल के फॉर्म में नहीं निकाल लिया। तो अब आपको HCF बतानी है। तो HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। क्या कहलाता है ये, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, यानी HCF का मतलब क्या कहलाता है, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। यानी जो प्रोडक्ट होता है किसका, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स, उसको आप क्या कहते हो, HCF। तो आप इन दोनों नंबर में देखो, लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, लीस्ट कॉमन 2 पावर में 1 और 2 पावर में 2, इन दोनों में सबसे लीस्ट छोटा कौन सा है, तो आप कहोगे कि सर 2 पावर में 1 है, तो दैट मीन्स 2 क्या हो गया मेरे बच्चे, HCF हो गया। अब LCM निकालना है आपको इसकी मदद से। तो देखिए LCM निकालने के लिए क्या कहता है, इसका जो डेरिवेशन है बेसिकली हमें क्या कहता है लेट A and B be any पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। क्या कह रहा है, ये A और B आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। स्टूडेंट्स बार बार ये पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करता है, इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, सारे नेचुरल नंबर ही पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। इसका मतलब कि A और B क्या होगा मेरे बच्चे, वो आपका रियल नंबर, नेचुरल नंबर होगा। क्या होगा, नेचुरल नंबर। तो लेट A and B be any positive integers then right, multiple of A and B, यानी multiple of A and B is equals to क्या होता है, HCF of A and B multiply LCM of A and B, यानी product of these numbers is equals to product of their HCF and LCM, यानी product of these two numbers are equal to product of their HCF and their LCM।
तो इसी बात को आप अरेंज करके क्या लिख सकते हो बच्चे, आप इसी बात को अरेंज करके लिख सकते हो। अगर आपको HCF निकालना हो तो HCF इज इक्वल टू आप कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर अपॉन में LCM ऑफ AB। राइट, क्लियर है, चीजें क्लियर है, नहीं है क्लियर, सब दोबारा बताओ, देख लो। HCF आपको निकालनी है और A इंटू बी यानी प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स एंड LCM, तो आप इसको नीचे ले आ सकते हो इधर, बिल्कुल ले आ सकते हो इधर, तो ये आपका HCF हो गया। ऐसे ही अगर मैं LCM की बात करूं तो LCM इज इक्वल टू क्या कहोगे, LCM ऑफ AB इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ AB अपॉन में HCF ऑफ AB। राइट, अब देखो यहाँ पे अगर आपके पास में HCF क्या मिला था, 2 मिला था, क्या मिला था, 2 मिला था, तो क्या मैं LCM निकाल सकता हूं, तो आप कहोगे हाँ सर निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। क्या करोगे, कहोगे कि सर आप लिखो A क्रॉस B यानी A मल्टीपल B यानी A और B का मल्टीपल 6 इंटू 20 अपॉन में HCF ऑफ AB। HCF कितना निकला था मेरे बच्चे, 2 निकला था, क्या था 2, तो आप इसे कैंसिल कर दोगे तो LCM क्या मिला आपका 60 मिल गया। क्या मिल गया आपका, LCM 60 मिल गया। क्या मिल गया, 60 मिल गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि LCM 60, LCM ऑफ AB इज इक्वल टू 60 एंड LCM ऑफ HCF ऑफ AB इज इक्वल टू में 2। अब देखिए, अब इस बात को मैं चेक कर देता हूं एक बारी में कि आप इसे साबित कर सकते हो कि नहीं कर सकते, कि सही है कि गलत है। तो मैंने क्या कहा कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू HCF और LCM का मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ देयर HCF एंड LCM। राइट, तो AB क्या है आपके पास, A इंटू B यानी 6 इंटू में 20। HCF क्या था मेरे बच्चे, 2, और LCM क्या था आपके पास में, LCM आपके पास में 60, तो 120 इज इक्वल टू में 120, तो दिस इज योर आंसर। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, LCM इस तरीके से भी फाइंड किया जा सकता है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर ये बताओ कि क्या हम 3 नंबर का अगर LCM निकालेंगे या HCF निकालेंगे तो क्या वो इन तीनों नंबर का जो मल्टीप्लाई होगा वो HCF इन तीनों नंबर का और LCM इन तीनों नंबर का बराबर होगा। तो इस बात को भी चेक कर लेते हैं हम, ये कभी बराबर नहीं होता है बच्चे। अगर आपने ऐसा लिख लिया कि A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू में HCF ऑफ ABC मल्टीप्लाई LCM ABC, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये कभी बराबर नहीं होता। अभी इसके लिए इससे रिलेटेड एग्जाम्पल डिस्कशन करेंगे, उस एग्जाम्पल में हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। राइट, लेकिन ये नहीं करना आपको, गलत हो जाएगा वहां पे। आपको ऐसा नहीं करना है कि जैसे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है, आपने इसे चेक भी किया। लेकिन अगर 3 नंबर के प्रोडक्ट की बात अगर करें आप, तो आप इन तीनों नंबर में आप ये नहीं कह सकते कि उसका जो HCF होगा और LCM जो होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई इन तीनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर में होगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हम इसे चेक कर लेते हैं, उसके साथ में कुछ एग्जाम्पल। तो आप इसे वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए, फिर एक और एग्जाम्पल डिस्कशन करते हैं ताकि ये क्वेश्चन आपका ये कंसेप्ट और ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रांग हो जाए। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को समझने के लिए इस कंसेप्ट को, और हमारे पास में एक दूसरा एग्जाम्पल है, इसके लिए इस एग्जाम्पल को डिस्कशन करते हैं। और अभी हमने जो डिस्कशन किया है फॉर्मूला, उसकी मदद से हम इसमें HCF और LCM निकालेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्या कहता है। फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से आपको क्या करना है बच्चे, आपको इसका HCF निकालना है और हेंस फाइंड द LCM। उसके बाद उसके LCM को क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा कि आप 96 और 404 के प्राइम फैक्टर्स को क्या करोगे बच्चे, निकालोगे। तो 96 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 48, ये क्या होगा 24, ये क्या होगा 12, ये क्या होगा 2 6 जा, ये क्या होगा 2 3 जा, ये 3 1 जा। अब इसके प्राइम फैक्टर्स को निकालो, 2 2 जा 4, 0 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 0 और 1। अब इसके अलावा कोई और फैक्टर हो सकता है क्या इसमें, अब 101 का फैक्टर निकाल सकते हो क्या, इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड 101 का फैक्टर्स। राइट, इसलिए ये बात आप नहीं कर सकते। यानी 96 को आप कैसे लिखोगे, 96 को लिखोगे 1 2 3 4 5, यानी 2 पावर में 5 मल्टीपल में 3, और
404 को कैसे लिखोगे, आप लिखोगे 2 पावर में 2 मल्टीप्लाई में 101। अब HCF क्या होता है इसमें, HCF का मतलब क्या हो जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी आप इसमें से क्या करोगे, इन दोनों नंबर के जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी 2 पावर में 5 और 2 पावर में 2, हाईएस्ट कॉमन क्या है इन दोनों में, 2 पावर में 2 है, विच मीन्स व्हाट 4, यानी 4 आपका क्या आ गया बच्चे, HCF आ गया। अब आपको पता है, आप कहोगे कि सर अभी आपने तो जस्ट बताया था मुझे कि जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। तो ये बात मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ, कर लिया यूज। अब आप कहोगे कि ए बी क्या आपके पास, ए आपके पास 96 है और बी आपके पास 404 है, आप मेंशन कर दो, मैंने मेंशन कर दिया। अब HCF ए बी का क्या है हमारे पास 4 और LCM हमारे पास में नहीं है मेरे बच्चे, तो क्या करना है आपको, इसका LCM निकालना है। तो LCM के लिए मैं इसको नीचे ला सकता हूं, तो कहोगे यस सर आप ले सकते हो। LCM इज इक्वल टू क्या होगा, 96 मल्टीप्लाई में 404 अपॉन में 4, ये क्या आ गया 101, यानी 96 को मल्टीप्लाई करोगे 101 से। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो ना, 96 इंटू 100 प्लस में 1, ये आसान होगा। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लोगे तो 9600 प्लस में 96 यानी विच इज इक्वल टू में 96। तो दिस इज योर आंसर। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन आल्सो फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द नंबर्स, राइट। ये बात क्लियर हो गई, कोई डाउट है कहीं पे, कहीं कोई दिक्कत, चलिए आप इसे नोट करिए। फिर इसके बाद एक और एग्जाम्पल डिस्कशन करते हैं और उसका प्रूफ देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है, ताकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमारा क्या हो सके, स्ट्रांग हो सके। चलिए आप इसे नोट करिए। स्टूडेंट्स हमारे पास अब एक और क्वेश्चन है जिसमें मैंने 3 नंबर लिया है और 3 नंबर को वेरीफाई करने के लिए भी मैंने ये एग्जाम्पल डिस्कशन किया आपके साथ में, कि कह रहा है कि फाइंड द HCF ऑफ एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चे, कि आप कहोगे कि सर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो सकता है, 2 3 जा 3 1 जा। ऐसे ही आप 72 का क्या लिखोगे, 236 टाइम पे, और ये क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये आपका 3 3 जा और ये 3 1 जा, राइट, सॉरी हाँ 3 3 जा 9। अब इसके बाद 120 के प्राइम फैक्टराइजेशन को निकाल लो। 120 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, 60, 2 टाइम्स लगाएंगे 30, और ये क्या हो जाएगा 215, और ये क्या हो जाएगा 3 5 जा एंड 5 1 जा 5, राइट। तो अब इन सभी नंबर को क्या करते हैं, अब एक साथ लिख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास में 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 पावर में 1 और 3 पावर में 1। अब देखो यहाँ पे चेक कर लो। अब उसके बाद में 72 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 1 2 3, 2 पावर में 3 एंड 3 पावर में 2, 8 9 जा 72। अब आपके पास में क्या है, अब आपके पास में 122 का क्या है, 1 2 3 यानी 2 पावर में 3, 3 पावर में 1 एंड 5 पावर में 1, 8 3 जा 24 और 5 जा 120, राइट। अब आपको क्या कह रहा है, HCF निकाल, कह रहा है कि इससे आप HCF बताइए और LCM बताइए। HCF क्या होता है, HCF का मतलब हो जाता है कि जो लीस्ट पावर होते हैं, लीस्ट पावर जो होते हैं इसमें जो कॉमन होता है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स, ठीक, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स, जो लीस्ट पावर होते हैं वही आपका क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। यानी HCF इन दोनों में देखिए, ये कॉमन फैक्टर्स हैं, ये इसके कॉमन फैक्टर्स हैं। इन सभी कॉमन फैक्टर में जो लीस्ट पावर है, यानी सबसे कम पावर क्या है, सबसे कम पावर 2 पावर में 1 है, तो इसका मतलब 2 पावर में 1 क्या हो गया, इसका HCF हो गया, राइट, क्लियर है। यानी प्रोडक्ट ऑफ क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स, यानी कॉमन फैक्टर्स में से जो लीस्ट पावर होती है आप उसे क्या कहते हो, HCF कहते हो। एंड LCM का मतलब क्या हो जाता है कि जो जितने भी आपके पास में प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, यानी कॉमन मल्टीपल्स जो हैं उनमें जो लार्जेस्ट नंबर्स हैं उसका मल्टीप्लाई, उसको एक बार ही कंसीडर करते हैं, और बाकी जो नंबर्स हैं जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं उसको आप एज इट इज लिख देते हैं। तो इसमें क्या हाईएस्ट क्या है, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट क्या है, 2 पावर में 3, उसके बाद में क्या लिखोगे आप
जितने भी नंबर्स हैं उसको सभी को लिख दो, 3 पावर में 2, 5 पावर में 1। तो यानी कहने का मतलब क्या हो गया, ये 8, ये मल्टीप्लाई में 9 और ये मल्टीप्लाई में 5। ये कितना मिला, 8 9 जा 72, 72 5 जा 72 5 जा 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 36, यानी 360 आपका आंसर आ गया। यानी एलसीएम क्या आ गया आपका, 360 आ गया। और एलसीएम क्या आ गया आपका, एलसीएम आ गया एलसीएम आपका क्या आ गया, एलसीएम 360 और एचसीएफ आपका क्या आ गया, 2 आ गया। अब इस बात को चेक कर लेते हैं। अब इस बात को चेक करने के लिए क्या अभी आपने पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम, राइट। यानी आप कह सकते हो इस तरीके से, ये बात चेक कर रहा हूं मैं कि एबीसी का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होना चाहिए, एचसीएफ ऑफ ए बी सी मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ ए बी सी, राइट। क्लियर है, एचसीएफ ए बी सी और एलसीएम ऑफ ए बी सी, राइट। ये रिदम बन रहा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक है, ए बी सी बहुत आसानी से देखेंगे बच्चे। ए बी क्या है आपके पास, 6 इंटू 72 मल्टीप्लाई 120 एंड एचसीएफ क्या निकला इन दोनों नंबर का, एचसीएफ इसका 2 है और एलसीएम इसका क्या है, 360 है। नाउ चेक इट, आप इसे चेक करो। अब आप इसे चेक करोगे तो क्या मिलने वाला है, ये आपको 720 मल्टीप्लाई 720 72 इज इक्वल टू में 720। ये बात तो बिल्कुल साबित हो रही है कि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर और ये नंबर कभी इक्वल नहीं होगा। तो ये बात क्लियर हो गई, फिक्स्ड हो गया कि दो नंबर के जो मल्टीप्लाई होंगे उसके लिए वो फॉर्मूला आप इस्तेमाल करोगे, 3 वाले के लिए नहीं करना है। क्लियर है। चलिए, तो आप पूछोगे कि सर 3 वाले के लिए क्या करना है, तो ये भी मैं आपको बता ही दूं। 3 नंबर का एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू में क्या होगा, एलसीएम ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू आप कहोगे ए प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स मल्टीप्लाई में एचसीएफ ऑफ ए बी सी अपॉन में एचसीएफ ऑफ ए बी, एचसीएफ ऑफ बी सी, एचसीएफ ऑफ ए सी। तो ये आपका क्या हो गया, 2-2 करके नंबर्स को क्या करने होते हैं बच्चे, लेने होते हैं। अब उसके बाद में अगर एचसीएफ निकालते हैं ए बी सी का तो इसको भी आप क्या लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 नंबर्स, राइट, एंड उसका एलसीएम ए बी सी का और अपॉन में क्या लिख दोगे, एलसीएम ए बी, एलसीएम बी सी और एलसीएम ए सी। यही आपका होता है 3 नंबर के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट 3 नंबर्स। अगर 3 नंबर होंगे तो उसमें कैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करोगे, राइट। क्लियर है, यहाँ पे कोई डाउट है, बिल्कुल आसानी से समझना। फंडामेंटल थ्योरम की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि एग्जाम में आप चीजों को अटेम्प्ट कर सको। चलिए आप इसे नोट करिए, फिर इसके बाद 1-2 और एग्जाम्पल करेंगे और वो एग्जाम्पल हमारा लास्ट होगा बच्चे। फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ में क्या करेंगे, मूव करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास में एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और सीबीएसई को काफी ज्यादा ये क्वेश्चन पसंद है क्योंकि कई बार ये एग्जाम में क्या किया है, पूछ लिया है। और ये क्वेश्चन आपका क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे ही बेस्ड है, राइट। तो देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 70 एंड 125, ठीक है, लिविंग रिमाइंडर 5 and 8 रेस्पेक्टिवली। तो सबसे वेरी फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि आपके दिमाग में क्या आया कि आपने यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर लिखा हुआ देखा, तो लार्जेस्ट नंबर जैसे ही आपने देखा इसका मतलब क्या होगा, उन दोनों के बीच में क्या निकालना है हमें, एचसीएफ निकालनी है। क्या निकालनी है हमें, एचसीएफ निकालनी है। तो इसका मतलब लार्जेस्ट नंबर जब भी आपने देखा इसका मतलब क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करनी है। क्या करनी है, एचसीएफ फाइंड करनी है। अब किन दोनों के बीच में, 70 एंड 120 के 5 में, किन दोनों के बीच में, 70 और 120 के 5 में। तो अब देखो, अब आपके से क्या कह रहा है कि जब इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 5 आता है और रिमाइंडर क्या आता है, 8 आता है। एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ बच्चे, अगर आपको 5 से 12 में डिवाइड करना है तो 5 2 सा क्या कहोगे, 10 कहोगे, राइट। इसका मतलब क्या होगा कि अगर इसका रिमाइंडर क्या बचा आपके पास में, 2 बचा। अगर रिमाइंडर 2 नहीं होता, अगर रिमाइंडर 2 नहीं होता तो क्या होता, अगर 2 को मैं इसमें से माइनस कर दूं जो आपका डिवाइडेंड है तो क्या ये कंप्लीट नंबर डिविजिबल हो जाता।
तो आप कहोगे कि हाँ सर हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो किसका HCF निकालना है आपको, HCF निकालना है आपको 70 माइनस में 8 एंड 120, 70 माइनस में 5 एंड 125 माइनस में 8। बात क्लियर होगी। अब ये नंबर डिविजिबल होगा अगर आप उसके रिमाइंडर को क्या करोगे, माइनस कर दोगे। अभी आपने देखा ना 5 को आपने 12 से डिवाइड, 12 में आपने 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचा, 2 बचा। अगर आप 2 को इसके डिवाइडेंड में से आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। यानी रिमाइंडर को माइनस कर दिया आपने तो जस्ट सेम 70 में से अगर 5 को माइनस करेंगे तो जो नंबर आएगा वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। और 125 में से अगर 8 को माइनस करेंगे तो वो भी आपका क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो 125 में से 8 को अगर माइनस करें तो क्या मिला, 15 में से 8 माइनस में 7 और ये 117 क्या मिल गया आपको, 117 मिल गया। अब इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन को निकाल लीजिए। 65 के प्राइम फैक्टराइजेशन को क्या लिखोगे बच्चे, आप कहोगे कि सर स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू करते हैं हम, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 5, 13 5 जा 13 1 जा, ठीक है। और 117 को क्या लिखोगे आप, 11 को आप लिख सकते हो 3 से कैंसिल होगा तो होगा 3 3 जा 9, 3 9 जा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 3, आप इसे कैंसिल करोगे तो 13 3 जा, फिर आपका क्या हो जाएगा 13 1 जा। यानी आप 65 के फैक्टर्स को क्या लिख सकते हो, 5 पावर में 1 एंड 13 पावर में 1 लिख सकते हो। और 65 117 के फैक्टर्स को क्या लिख सकते हो, 3 पावर में 2 और 13 पावर में 1। तो बच्चे निकालना क्या है, यहाँ पे निकालना हमें HCF निकालनी है। HCF का मतलब क्या होता है, एक तरीके से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों मल्टीपल्स के जो दोनों फैक्टर्स में शामिल हैं। तो उसमें हाईएस्ट कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन क्या है 13 पावर में 1, तो यानी HCF इज इक्वल टू में क्या आ गया, 13 आ गया। तो इन सभी नंबर में अगर लार्जेस्ट नंबर अगर डिवाइड करेंगे तो आपसे कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, वो नंबर क्या होगा, 13 होगा। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.2 यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। जितने भी डिस्क्रिप्शन थे, जो बोर्ड्स एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी मैंने इस इंट्रोडक्शन में आपके साथ में डिस्कशन किया है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। और एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप चैनल पे पुराने हैं तो चैनल बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चलिए स्टूडेंट्स, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।